बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका अर्थ होता है जीवों में विविधता। आज मैं इस चैप्टर को हिंदी मीडियम से इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ्यगत हल प्रश्न एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 91 में ये क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 1 है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो देखिए, जीवधारियों का जो वर्गीकरण करते हैं हम लोग, वो पृथ्वी पर देखिए जीवधारियों की संख्या विशाल है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं तथा उनके आकार, साइज और रूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक जीवों को अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य है पौधे और जंतुओं की विशाल संख्या को कुछ वर्गों में संगठित करना, ताकि उनका नामकरण तथा अध्ययन आसानी से किया जा सके और याद भी रखा जा सके। इस दृष्टि से हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है, आपने चारों ओर फैले जीव के रूपों में विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी जीव पाई जाती है उनमें से 3 जीव के विभिन्नता के रूप में हमें उदाहरण देना है। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आकार बहुत छोटी होती है, इसे नग्न आँखों द्वारा हम नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, जिनका कुछ माइक्रोमीटर होता है आकार। और वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीली हवेल, आप सोच सकते हैं 30 मीटर या 100 मीटर लंबे रेजियूड पेड़, जो कि कैलिफोर्निया में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा पहला ये उदाहरण था जीव के रूप में विभिन्नता। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा चीड़ के वृक्ष, जो कि हजारों साल जीवित रहती है, जबकि कीट जैसे मच्छर हो गए और छोटे छोटे कीट भक्षी होते हैं, उनका जीवन काल कुछ ही दिन के लिए होता है। तो इस प्रकार भी एक डिफरेंट पाई जा रही है जीवों के बीच में। अब हमारा तीसरा रह गया, तीसरा हमारा उदाहरण है रंगहीन जीव। रंगहीन जीव कहने का मतलब है ऐसा जीव जिनमें कोई रंग ही नहीं होता है। पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में विविधता भी पाई जाती है, फूलों में विविधता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार का भी एक डिफरेंट पाई जा रही है जीवों में। तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन भी दिया है, हमें चूज करना है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए हमें मूलभूत लक्षण क्या होना है। और एक प्रश्न आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 92 में आपको मिल जाएगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें उनका निवास स्थान, और ऑप्शन बी है उनकी कोशिका संरचना। तो देखिए, उत्तर में हम उनका निवास स्थान को नहीं ऑप्शन में लेंगे, और क्यों नहीं लेंगे इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और उनका कोशिका संरचना के आधार पर क्यों वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, कारण क्या है इसमें कि उनका निवास स्थान पर हम उनको जीवों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो इसमें से देखिए कारण है क्योंकि जीवों के जो निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना भ्रामक तरीका है, यानी कि जीवों का वर्गीकरण करना सही नहीं है निवास स्थान के आधार पर। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं समुद्र में रहने वाले जीव, जैसे प्रवाल हो गया, हवेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। ये जितने भी मैंने उदाहरण में आपको जैसे बता रहा हूँ, ये सब समुद्री जीव हैं और एक कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इस प्रकार हम निवास स्थान पर जीवों के वर्गीकरण करना एक भयानक है या भ्रामक तरीका है।
तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त हुआ। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया है? तो देखिए, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण जो आधार बनाया गया है वो कोशिका के आधार पर बनाया गया है कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकेरियोटिक। तो देखिए, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिका की प्रकृति प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के आधार पर बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण ए है, 2 प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? किस आधार पर जंतु और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? इन्हें जीव और पौधे दो ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इनका आधार है पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर इनको अलग किया गया है। जंतु और वनस्पति के लिए स्वपोषी है या विषमपोषी के आधार पर जो जंतु होते हैं ये परपोषी होते हैं और जो वनस्पति होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। तो पोषण विधि के आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। दूसरा है कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका, और तीसरा हमारा है शारीरिक बनावट के आधार पर, और चौथा ऑप्शन है हमारा कोशिका भित्ति के आधार पर कि कोशिका भित्ति उपस्थिति है कि अनुपस्थित है। इसके आधार पर भी जंतुओं और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 भी समाप्त हुआ। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? इसमें कहा जा रहा है कि आदिम जीव किसे कहा जाता है और उन्नत जीवों से ये किस प्रकार भिन्न है। और ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में 93 पृष्ठ संख्या पर मिल जाएगी, 93 में। तो चलिए हम उत्तर पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर में वे जीव समूह जिनके शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है उन्हें आदिम जीव कहेंगे। आदिम जीव यानी कि आदि यानी कि पहले से। तो वे जीव जिनके शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जब से प्राचीन काल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे हम आदिम जीव कहेंगे या फिर इसे निम्न जीव भी कहते हैं। तो और अगले में देखेंगे कि उन्नत जीव किसे कहते हैं। तो परंतु कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जिन्हें उन्नत जीव कहते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझेंगे कि वे जीव जो प्राचीन काल से उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं उन्हें आदिम जीव कहेंगे, निम्न जीव कहेंगे। लेकिन जिन जीवों में प्राचीन काल से लेकर अब तक में बहुत सारे उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो गए हैं उन्हें हम उन्नत जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखिए बता रहे हैं आपको, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आदिम जीव हैं तथा बहुकोशिक यूकेरियोटिक स्तनधारी उन्नत जीव हैं। तो इस प्रकार आप उदाहरण से समझ गए होंगे और डिफिनीशन से भी आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, क्या उन्नत जीव एक जटिल जीव होते हैं? इनमें हमें बताना है कि जो उन्नत जीव वाले होते हैं जिनके शारीरिक संरचना में बहुत परिवर्तन हो गए हैं, क्या वे जीव जटिल होते हैं? तो देखिए, ये ऑप्शन है हाँ, चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ती है। जिन शरीरों की विकास होती है उनमें जटिलता की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पुराने जीवों आदिम जीवों, जिसे पुराने जीव भी कहा जाता है, आदिम जीव या निम्न जीव को साधारण और नए जीवों के अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। एक लाइन में इसे कहें तो हम जो उन्नत जीव वाले होते हैं उनके शारीरिक संरचना में विकास होती है, इसलिए जटिलता इनकी बढ़ जाती है, जबकि जो कि पुराने निम्न जीव वाले होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा उन्नत जीव वाले में जटिल हो जाती है। और प्रश्न संख्या हमारा अब 8 है,
मोनेरा तथा प्रोसिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? और ये पृष्ठ संख्या आपको 96 में मिल जाएगी, 96 में मिलता। उत्तर हम देखते हैं, जिन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं और न ही उनके शरीर में बहुकोशिक होते हैं, उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा जगत में रखने का कारण क्या है? न तो उनके शरीर में कोई बहुकोशिक होगा और न ही कोई कोशिकांग और कोई केंद्रक होगा, इस कारण इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। इसके विपरीत प्रोसिस्टा के अंतर्गत वे एक कोशिक जीव आते हैं जिनमें संगठित केंद्रक कोशिकांग होते हैं और इन्हें यूकेरियोटी जीव भी कहा जाता है। एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि जिन जीवों में केंद्रक कोशिकांग और बहुकोशिक नहीं होते हैं उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है, और इसके विपरीत जिनके जीव में केंद्रक कोशिकांग होते हैं उन्हें यूकेरियोटी जीव भी कहा जाता है या प्रोसिस्टा के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 8 भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकेरियोटी जीव को आप किस जगत में रखेंगे? कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकेरियोटी जीव को आप किस जगत में रखेंगे? आप यहाँ से सिंपल सी समझेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं ये पेड़ पौधे होते हैं। ये पेड़ पौधे के अलावा प्रकाश संश्लेषण कोई करता ही नहीं है। तो देखिए, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इन्हें प्रोसिस्टा जगत में रखा जाता है या रखेंगे हम। इनमें ऑप्शन तो पूछ रहे हैं ना किस जगत में रखेंगे, तो हम प्रोसिस्टा जगत में रखेंगे प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकेरियोटी जीव को। प्रश्न संख्या 10 है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? तो देखिए, सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जाति जीव जाति स्पीसीज में और सबसे ज़्यादा जीव जगत किंगडम में रखा जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात थी। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और एनसीईआरटी की एक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 में आपको मिल जाएगी। ये प्रश्न संख्या 11 है, सरलतम पौधे को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो पौधे को देखिए किस वर्ग में रखा जाएगा, तो वर्ग में बोला है तो ये थाइलोफाइटा में वर्ग में रखा जाता है पौधे को। तो ये रही हमारी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो 11 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये यहीं पर समाप्त होती है और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस धन्यवाद।